मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम प्रकाश का अपवर्तन, जो कि पार्ट 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन तो आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है। ठीक, देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कांच है और एक कांच ये। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम इस कांच के नीचे पॉलिश कर दें जिंक सल्फाइड या चांदी की, तब ये किसका कार्य करने लगता है, एक दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक, और दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए आपकी इतनी मोटी कांच की एक घन है, घनाभ है ये कांच का। तो इसमें क्या होता है, ये ऊपर का तल है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, ऊपर का तल। तो नीचे का तल कौन सा हुआ, नीचे का तल हो गया ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, हमने इस पर कोई भी पॉलिश नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है नीचे ये। तो इसलिए ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। ये आपतित किरण कहलाती है, ये परावर्तित किरण कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तल कहते हैं ये। ठीक है, ये तल है। यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला तल हो गया। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाला तल हो गया ये। इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो ये क्या है, अभिलंब है। ध्यान से देखिए, माध्यम जो है दो तरह के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, समझ लीजिए अच्छे से। ये दो माध्यम है, एक ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, अणु बना दें इसके, अणु क्या है ये, अब क्या है, ये देखिए अणु इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इनकी हम तुलना कर सकते हैं कि ये दूसरा माध्यम क्या है, विरल है, ये क्या है, सघन है। अब हम क्या कर दें, बना दिए, इसमें भी अणु बना दिए हमने। अब भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, नीचे वाले में कम है, ऊपर वाले में अणु क्या है, पास पास है। तब इसे भी हम क्या करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, विरल कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, सघन। फिर देखिए, ये सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, मात्र एक तुलना होती है। ठीक है, सिर्फ एक तुलनात्मक अध्ययन होता है ये, कि दो माध्यमों के बीच हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इसलिए एक को सघन माध्यम और दूसरे को विरल माध्यम कहते हैं। अब बताइए कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। हाँ, अब नीचे वाला क्या होगा, सघन माध्यम होगा, ऊपर वाला क्या होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये प्रकाश की किरण आई। ठीक है, ये हमने ऊपर वाला तल मान लिया, यही तल हमने ऊपर वाला मान लिया। ठीक है, ये वाला तल मान लिया हमने नीचे वाला। ठीक है, तो प्रकाश की किरण क्या होती है, जब ऊपर वाला, ऊपर क्या है, वायु है, और नीचे क्या है, कांच है। तो कौन सा माध्यम हो गया, सघन, ये हो गया सघन, और ऊपर वायु है तो ये क्या होगा, विरल हो गया। ठीक है, ऊपर वाला माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो मतलब इसे जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। समझ गए, क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। ये क्या है, अभिलंब है, तो इसकी ओर क्या हो गई,
किरण क्या हो गई, झुक गई। तो ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब क्या हुआ, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है। कांच के अंदर चला गया प्रकाश, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखते हैं कि जब, अब ये वाला माध्यम कैसा है, सघन, और ये माध्यम कैसा होगा, विरल, नीचे वायु है, वायु है, और ये क्या है, कांच है, ठीक है। तो नीचे ही वायु है। तो अब क्या हुआ, ये हमने क्या मान लिया, अभिलंब मान लिया। तो जब ये इसे टकराएगी तब क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के पास आएगी, बताइए। तो अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हट जाएगी, ठीक है। जाना चाहिए इसके लिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। इस तरह से जाएगी, इस तरह से नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए आप समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन की घटना। तो देखिए, इसके नोट्स आप अच्छे से बनाते रहें। देखिए, जब प्रकाश, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी हमने समझाया था आपको अच्छे से कि ये प्रकाश आया, ठीक है, और प्रकाश मतलब सीधा ना जाकर इधर चला गया, तो इस घटना को, प्रकाश की दिशा क्या हो गई, बदल जाती है, ठीक है। आगे देखिए कि इसमें क्या लिखा है, तिरछा, मतलब जो प्रकाश आए वो कैसा आए, तिरछा आना चाहिए थोड़ा, ठीक है। सीधा ना आए, अगर सीधा आएगा तो प्रकाश सीधा ही निकल जाएगा, समझ गए नहीं। अगर प्रकाश सीधा आएगा तो सीधा ही निकल जाएगा, वो उसमें जो है अभिलंब, क्या अभिलंब की सीध में ही आ रहा है ये, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो प्रकाश कैसा आना चाहिए, तिरछा आए, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखिए। आपने बहुत अच्छा उदाहरण देखिए, पानी में अगर एक गिलास लीजिए, और गिलास में आप, एक गिलास में जो है थोड़ा सा, ये गिलास है, और गिलास में क्या ले लिया हमने, पानी ले लिया। तब क्या होता है, इसमें एक पेंसिल डाल दीजिए आप, ठीक है। तो पेंसिल जहाँ तक पानी के ऊपर है वो, ठीक है, और पानी के नीचे ही आते ही क्या होगी, पेंसिल जो है टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। पेंसिल क्या दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। तो पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल वायु और पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है, ठीक है। ये आपने सभी ने देखा हुआ, अगर नहीं देखा तो आप घर पर करके ये देख सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक तल से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। विस्थापित का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल ले लीजिए, चाहे तो हम बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी तो आपने सभी ने देखी है घर में। इसका जो तल है वास्तव में तो ये है, लेकिन क्या होता है जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसका जो तल है वो थोड़ा सा क्या दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह से स्विमिंग पूल है, उसका तल क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है, ठीक है। यही घटना है। बाल्टी का तल आपने देखा होगा, अगर आप तिरछे तिरछी साइड से देखेंगे तो उसका तल थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला उदाहरण है, कांच के गिलास में डूबे हुए नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक है। वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं। कांच पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। गिलास स्लैब मतलब ये होता है, स्लैब मतलब घना होता है, माचिस की तरह आकार मान लीजिए। अगर माचिस है हमारे पास तो उस, वो मान लीजिए कांच की डिब्बी, ठीक है। कांच की डिब्बी अगर माचिस के आकार की है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैब कहते हैं। अगर वो हम किसी के ऊपर कागज़ लिखे हुए के ऊपर रख दें तो अक्षर जो है थोड़े उठे हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, घटना जो हम समझा रहे थे आपके लिए, वही ये घटना है। प्रकाश के अपवर्तन, स्लैब से अपवर्तन, स्लैब, ठीक है। यही देखिए, जो हम घटना बता रहे थे वही है सेम।
ये आपतित किरण, ठीक है, ये क्या है, स्लैब है, ये हम कहें कांच है। तो दो माध्यम है, एक वायु, ऊपर क्या है, वायु है, तो वायु में कण कैसे हैं, दूर दूर हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऊपर वाले को हम कहेंगे विरल माध्यम और नीचे वाले को कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे, ठीक है। तो जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए ये है अभिलंब, एन, एन डैश क्या है, अभिलंब है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। अगर यहाँ परावर्तन होता तो परावर्तन कोण होता है ये आर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए अपवर्तन कोण, ठीक है। तो जाना चाहिए इसके लिए ऐसा, ये देखिए जाना चाहिए लिए इसका ऐसा, जो डेड डैश करके दिखाई दे रही है, डेड 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 डैश, इस तरह जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से वो नहीं गई है, ठीक है। क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया और अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है, झुकी हुई दिखाई दे रही है, देखो पहली जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जा रही है ऐसे, तो झुक गई, नहीं झुक गई, इधर आ गई, ये किरण इधर आ गई, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखिए, जब किरण ये इधर गई, उसके बाद फिर से क्या हो गया, माध्यम चेंज हो रहे हैं, ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। अब क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और क्या होगा, लास्ट में ये जो दोनों किरणें हैं, ये वाली और ये वाली, मतलब ये वाली और ये वाली, दोनों क्या होंगी, समांतर होते हुए निकल जाएंगी, और इनके बीच में इतना क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। प्रकाश परावर्तन जब आपने पढ़ा था तब भी उसमें क्या थे, दो नियम थे, तो इसमें भी क्या है, दो नियम हैं। एक तो पहला नियम तो वही रहेगा पुराना वाला, देखिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों के को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं, ये और ये अभिलंब और ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ये तल है एक, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, पहला नियम है वही, उसमें भी था इसमें भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि साइन आई तथा साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है, नियतांक रहता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, कांस्टेंट रहता है अपवर्तनांक। तो इसका जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है, और ये जो एन है उसे हम क्या लिखते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए देख लीजिए, डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, भाषा के रूप में हम ये ना लिखें और ये लिख दें कि साइन आई तथा साइन आर का अनुपात क्या रहता है, स्थिरांक रहता है, इस स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो प्रकाश किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम से के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या को हम क्या बोलते हैं, साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है, स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया था बोर्ड परीक्षा में कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको पहला नियम नहीं लिखना है, क्या करना है, सिर्फ दूसरा नियम लिखना है, ये, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। तो साइन आई बटे साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समझ आ गया होगा आपके। अब एन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अब अपवर्तनांक कैसे कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। फिर से देखिए, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आप जानते ही हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, आगे
तो अपवर्तनांक को जो है दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक को n बड़ा तो 2 और 1 छोटा लिखना, ठीक है, सफिक्स में, बड़ा नहीं होना चाहिए। n 1 2 या 2 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है ये कि अगर 2 1 लिखा हुआ है, n 2 1 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। या हम कहें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। फिर से देखिए क्या बोलेंगे इसके लिए, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। अगर लिखा है n 1 2 तब हम इसे क्या बोलेंगे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। या कहें कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। समझ गए होगे अब आप। अब ये देखिए n बराबर क्या था यहाँ पर, ये जो सूत्र है ये वाला, n बराबर था b1 बटे b2। अब b1 मतलब पहला माध्यम और 2 मतलब दूसरा माध्यम, ठीक है। इसे हम लिखेंगे n वो b1 बटे b2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, n को लिए लिख देंगे कि n 2 1, ठीक है, ये 2 1। इसी तरह से n 1 2 लिखा है तो इसे क्या लिखेंगे, b2 बटे b1 लिख देंगे हम इसके लिए। बहुत ही आसान है, एक और समझ लीजिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक, चलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम अगली वीडियो में समझाते हैं।